नमस्कार दोस्तों। इसमें ये धातु अधातु का आखिरी वीडियो है। अब हम लोग धातु को निष्कर्षण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग धातुओं के परिष्करण के बारे में, संचारण के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो धातुओं का परिष्करण, तो जो धातु होता है उसमें निष्कर्षण के बाद कुछ अपद्रव्य बच जाता है और वो पूरी तरह से शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है। जो धातु होता है, तो जब हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं तो कुछ मात्रा में अपद्रव्य बच जाता है और धातु है शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग धातु का क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। अब जो सबसे प्रचलित विधि है परिष्करण की, वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। जो सबसे प्रचलित विद्यु है परिष्करण की, वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसका उपयोग हम लोग बहुत प्रकार के धातु के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर के लिए उपयोग कर सकते हैं, टीन के लिए उपयोग कर सकते हैं, सोना के लिए उपयोग कर सकते हैं, निकल के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग परिष्करण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो निष्कर्षण के बाद जो धातु हमें प्राप्त हुआ उसमें कुछ अपद्रव्य बच जाएगा, जिसके कारण हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होगा और इसके लिए हम लोग परिष्करण विधि का उपयोग करते हैं। अब जो सबसे प्रचलित विधि है उसमें है विद्युत अपघटनी परिष्करण, जो बहुत प्रकार के धातु के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर, टीन, सोना, निकेल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनोड का शुद्ध धातु बनाएंगे, अशुद्ध धातु है वो एनोड का बनाएंगे, और कैथोड का शुद्ध धातु बनाएंगे। और जो विद्युत अपघट्य है उसमें धातु के लवण का विलयन का उपयोग करेंगे। तो अशुद्ध धातु का हम लोग एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे, और धातु के लवण का हम लोग विलयन उपयोग करेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है। अब क्या होगा, जब धारा इसमें प्रवाहित होगी, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो एनोड क्या है, अशुद्ध धातु से बना हुआ है। तो एनोड पे जो अशुद्ध धातु है वो क्या होगा, विद्युत अपघट्य में घुल जाएगा। तो एनोड पर उपस्थित जो अशुद्ध धातु है वो क्या होगा, विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। और इतनी ही मात्रा में कैथोड पे विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु जमा हो जाती है। तो इतनी मात्रा में क्या होगी, विद्युत अपघट्य से जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर जमा हो जाएगी। यानी कि जब हम लोग विद्युत का प्रवाह करेंगे तो वो क्या होगा कि एनोड पे जो उपस्थित अशुद्ध धातु है, क्योंकि एनोड अशुद्ध धातु का बना हुआ, तो उस पे अशुद्ध धातु है वो क्या हो जाएगा, घुल के चला जाएगा विद्युत अपघट्य में, और उतने ही मात्रा में कैथोड पे शुद्ध धातु जाकर जमा हो जाएगा। विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा। और जो विलेय अशुद्धियां, जो घुलनशील अशुद्धियां हैं, वो कहाँ चली जाएगी, विलयन में चली जाएगी। और जो घुलनशील अशुद्धियां हैं, विलेय अशुद्धियां हैं, वो विलयन में चली जाएगी। और जो अविलेय अशुद्धियां हैं वो एनोड में जमा हो जाएगी, और इसको हम लोग एनोड पंख भी कहते हैं। जो अविलेय अशुद्धियां हैं वो कहाँ जमा हो जाएगी, एनोड पे जमा हो जाएगी, इसको एनोड पंख कहते हैं। अब ये उदाहरण है तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का। इसमें क्या होगा, ये एनोड है तो ये अशुद्ध कॉपर से बना होगा, एनोड हम लोग अशुद्ध कॉपर से बनाएंगे, और कैथोड शुद्ध कॉपर से बना होगा। अब इसमें हम लोग जो विलयन लेते हैं वो धातु के लवण का विलयन लेते हैं। तो यहाँ पे धातु क्या है, धातु जिसका परिष्करण करना है वो कॉपर है। अब कॉपर का लवण कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जो विलयन उपयोग किया गया कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का यानी कि जो धातु है उसका लवण है कॉपर सल्फेट। अब इसका विलयन हम लोग यहाँ पे लिए, तो कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पे हम लोग लेंगे। ये अशुद्ध धातु का बना होगा और ये शुद्ध धातु का बना होगा। जब विद्युत प्रवाह होगा तो ये एनोड है, इससे क्या होगा, एनोड से शुद्ध एनोड में उपस्थित अशुद्ध धातु इस विलयन में घुल जाएगा, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु क्या होगा, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा, जो कि विलेय अशुद्धि है वो इस विलयन में, जो घुलनशील अशुद्धि है वो इस विलयन में घुल जाएगा, और बाकी जमा हो जाएगा एनोड पर, जिसको हम लोग एनोड पंख भी कहते हैं। ये है धातुओं की परिष्करण की विधि। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि निष्कर्षण के समय धातु पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में नहीं मिल पाता है। अब इसके बाद आते हैं कि संक्षारण। तो संक्षारण बहुत सामान्य चीज है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे कोई चांदी की वस्तु है, तो जब चांदी की वस्तु प्रारंभ में होती है, जब हम लोग लेके आते हैं, या चांदी की वस्तु जब बनती है, तो वो बहुत उसका जो सतह होता है वो काफी
चमकदार होता है उस, लेकिन कुछ समय बाद अगर ये खुली हवा में रहेगी तो इसका जो सतह होता है वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। पहले ये चमकदार था, अब ये काला हो गया, यानी कि उसके बाद ये क्या हो गया, काला हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है कि चांदी है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे चांदी है, ये वातावरण में उपस्थित क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा सिल्वर सल्फाइड, और इसी का परत है वो चांदी के ऊपर जमा हो जाता है, जिसके कारण चांदी की सतह काली हो जाती है। ठीक है, और इस विधि को हम लोग कहते हैं कि धातु का संक्षारण हो गया, चांदी का संक्षारण हो गया। अब तांबे में, तांबे में क्या होता है कि तांबा से भी बहुत प्रकार का वस्तु बना होता है, जैसे चांदी से बना होता है, तांबा का बना सामान हो सकता है, सिक्का हो सकता है, बर्तन हो सकता है, और ये जब खुली हवा में रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। जैसे कि चांदी है, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी क्रिया करता है, जो तांबा है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करेगा और इस पे कार्बोनेट का कॉपर कार्बोनेट का परत जमा हो जाएगा। ये हरे रंग का होता है, और जब भी संक्षारण लगता है तो किसी भी धातु का चमक है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, मलिन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तांबे का संक्षारण कहते हैं। तो अलग अलग घटक है, अलग अलग धातु में संक्षारण के लिए अलग अलग घटक है। सिल्वर के केस में हमारे पास जो घटक है जिसके कारण होता है वो वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और जो चांदी के चांदी जो कॉपर में संक्षारण के लिए जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं लोहे में जंग लगना। तो लोहे में भूरे कलर का लोहे में जंग लगना हम लोग अपने घरेलू जनजीवन में भी देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में अवश्य देखते हैं कि लोहे में जंग लगा हुआ होगा। तो ये जो लोहे में जंग कब लगता है, तो जब नमी युक्त हवा में लोहा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, यानी कि उसके लिए नमी भी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तभी लोहे में जंग लगता है। और जब ये इसमें क्या होता है, लोहा है, इसमें नमी युक्त हवा में ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है, प्रतिक्रिया करके ये क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो कि भूरे रंग का होता है, और इसको हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। तो लोहा से बना कोई भी सामान है वो नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, तो इस पे एक भूरे रंग का परत यानी आयरन ऑक्साइड जम जाता है। यह भूरे रंग की परत क्यों जमती है, क्योंकि लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया हो गया है, और इसके कारण क्या बन गया है, आयरन ऑक्साइड बन गया है, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो लोहे में जंग कब लगता है, जब नमी युक्त हवा में लोहा है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो कि लोहे पे एक भूरे रंग का परत जिससे लोहे पे एक भूरे रंग का परत बैठ जाता है, और इससे लोहे में जंग लगना कहते हैं। अभी संक्षारण कब होता है, तो यहाँ पे लोहे में जंग कब लगेगा, ठीक है, जंग लोहे में कब लगेगा, तो इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 परख नली है, परख नली ए है, परख नली बी है और ये परख नली सी है। इसमें वायु है, लोहे की कील को वायु और जल दोनों में रखते हैं। इसमें उबलता हुआ आश्रित जल का प्रयोग करते हैं, ताकि इससे वायु है बाहर जो विलीन वायु है इस जल में वो बाहर निकले, और उसके ऊपर तेल के परत का प्रयोग करते हैं। ये तेल का परत क्या करता है, वायु को जल में घुलने से बचाता है। तो यहाँ पे जो लोहे का कील है वो पूर्ण तरह से जल में है, इसमें कोई वायु घुला नहीं है, और ये यहाँ पे तीसरा परख नली है जिसमें सिर्फ वायु है, लेकिन नमी नहीं है, जल नहीं, यानी कि जल के कण मौजूद नहीं है। इसके लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद परख नली ए में जंग लग जाएगा, परख नली में ए में जंग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जल का कण यानी H2O और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। लेकिन परख नली बी में
सिर्फ जल मौजूद है, यानी कि इसमें सिर्फ H2O है, इसमें सिर्फ जल का कण मौजूद है और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। तो इसके कारण इन दोनों में जंग नहीं लगेगा। तो जंग लगने के लिए, लोहे में जो जंग लगने के लिए जो मुख्य कारक है वो कब होगा? जब जब जल का कण भी मौजूद हो और वहां पे वायु यानी ऑक्सीजन भी उपस्थित हो। अभी हम लोग जानते हैं कि संक्षारण से बहुत प्रकार के नुकसान होते हैं, तो हम लोग को संक्षारण से सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उसका सतह है, जो धातु का सतह है वो मलिन हो जाता है। तो उससे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण से हम लोग सुरक्षा के कुछ उपाय ढूंढते हैं। तो सबसे पहला उपाय है हम लोग पेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग घर में देखते हैं कि कोई भी धातु का, जैसे लोहे का बना हुआ कोई भी हाँ, दरवाजा है, खिड़की है, तो उसको हम लोग पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उसको वो जो पेंट है लोहे को जंग लगने से बचाएगा। तेल का उपयोग करते हैं, तेल का हम लोग उपयोग करते हैं। ग्रीस का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम लोग मतलब बहुत प्रकार के वस्तु, बहुत प्रकार का उपकरण देखते हैं अपने घर में, जिसमें हम लोग ग्रीस का उपयोग करके वस्तु को जंग लगने से बचाते हैं। उसके बाद यशद लेपन करते हैं, क्रोमियम लेपन करते हैं और मिश्र धातु बनाते हैं। अब हम लोग यशद लेपन और मिश्र धातु इस वीडियो में देखेंगे। तो यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन को यशदीकरण, कैल्वनीकरण या यशद लेपन एक ही प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं, जो जस्ते का एक परत है, जस्ते का एक परत धातु लोहे पे हम लोग चढ़ा देते हैं। लोहे पे या इस्पात पे चढ़ा देते हैं, जिससे ये धातु क्या होगा, ये धातु में जंग लगना रुक जाएगा। तो यशदीकरण या गैल्वेनीकरण एक धातु कर्मिक प्रक्रम है, जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ता जिंक को कहते हैं, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण क्षरण यानी कि जंग लगना रुक जाता है। तो यशदीकरण में क्या करते हैं, यशदीकरण, गैल्वेनीकरण, यशलेपन में जिंक का परत लोहे पे हम लोग चढ़ा देते हैं, जिससे इस पे जंग नहीं लगता है। ठीक है। इसके अलावा एक हम लोग देखें कि संक्षारण से सुरक्षा के लिए हम लोग मिश्रातु या मिश्र धातु भी बनाते हैं। अब मिश्र धातु क्या होता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु भी कहते हैं या मिश्र धातु भी कहते हैं। अब जो मिश्र धातु का गुण है, वो जिस धातु से बना है उसके गुण से भिन्न होता है। जो मिश्र धातु जिस धातु से बना होगा, कोई धातु से बना होगा, क्योंकि ये दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, तो ये जिस धातु से बनता है मिश्र धातु, उस धातु का गुण, और जो मिश्र धातु बना है उस धातु का उपयोग करके उन दोनों का गुण अलग अलग होता है। तो यही लिखा हुआ है कि मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संगठक यानी संगठकों, तो संगठक क्या है, जो धातु से बनाया गया है उसके गुण से भिन्न होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि लोहा है जो बहुत नर्म होता है, इसमें हम लोग थोड़ी मात्रा में कॉपर कार्बन जब जोड़ देंगे, कॉपर नहीं कार्बन जब जोड़ देंगे तो लोहा कठोर हो जाता है, ताकि हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे लोहा जो होता है, शुद्ध लोहा बहुत नर्म होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें कार्बन और क्रोमियम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इस्पात बन जाएगा। तो इस्पात कठोर होता है और लोहा के तुलना में मजबूत होता है। तो इस्पात एक मिश्र धातु है, जबकि लोहा शुद्ध धातु है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मिश्र धातु और जो इसका जो बनाने वाला घटक है जो लोहा है, उसका गुण क्या है, अलग अलग है। लोहा के तुलना में इस्पात अधिक मजबूत होता है, कठोर होता है। ठीक है। उसी तरह कांसा, पीतल, टाका सब मिश्र धातु है या मिश्र धातु के उदाहरण है। अब जो कांसा है वो तांबा का मिश्र धातु है, इसमें तांबा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब कांसा क्या है, वो क्या है, विद्युत का कुचालक है। कांसा विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें विद्युत की परवाह नहीं होगी। लेकिन तांबा विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत का सुचालक है, विद्युत परिपथ बनाने के काम आती है। ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो संघटक का जो गुण है, जो धातु से बनकर मिश्र धातु बना, तो मिश्र धातु का गुण और उसका जो संघटक है जिससे मिश्र धातु बना, वो दोनों का गुण अलग अलग होता है। इसके अलावा
इसको बनाने की, अब मिश्र धातु बनाया कैसे जाता है? तो मिश्र धातु बनाने के लिए क्या करते हैं कि धातु को पहले उसको गलित अवस्था में लाते हैं, उसके बाद एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में दूसरे तत्व को उसमें विलीन करते हैं। ठीक है? सबसे पहले मिश्र धातु बनाना है, तो जिस धातु का मिश्र धातु बनाना है उसको हम लोग क्या करते हैं, गलित अवस्था में लाते हैं। उसके बाद एक निश्चित अनुपात में दूसरे तत्व को उसमें हम लोग क्या करते हैं, विलीन कर देते हैं। चूंकि अब ये विलीन हो गया, तो ये दोनों गलित अवस्था में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कमरे के तापमान पे शीतलीकृत करके फिर से ठोस बना देते हैं। अब जो मिलेगा वो हमें मिलेगा मिश्र धातु या मिश्र धातु। तो हम लोग यहाँ पे यही लिखे हैं कि इसको बनाने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं, उसके बाद निश्चित अनुपात में दूसरे तत्व को इसमें क्या करते हैं, विलीन करते हैं, एक निश्चित अनुपात में। ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे तत्व को इसमें विलीन कर देते हैं। इसके बाद ये क्योंकि गलित अवस्था में है, तो इसको ठोस अवस्था में लाने के लिए कमरे के तापमान पे हम लोग क्या करते हैं, इसको शीतलीकृत करते हैं। ठीक है? मिश्र धातु बनाने के लिए पहले गलित अवस्था में लाते हैं, दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और इसको फिर हम लोग कमरे के तापमान पे शीतलीकृत करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा मिश्र धातु। अब अमलगम क्या होता है? तो अगर कोई एक भी धातु, कोई भी मिश्र धातु में अगर एक भी धातु पारद है, तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अगर कोई भी मिश्र धातु में एक भी धातु पारद है, तो उस मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। और शुद्ध धातु की अपेक्षा में, ये भी ध्यान रखने की बात है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की जो गलनांक है और विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत चालकता कम होता है। शुद्ध धातु का जो गलनांक है और विद्युत चालकता अधिक होता है, मिश्र धातु का विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। ठीक है? तो मिश्र धातु क्या है, एक तरीका है जो कि संक्षारण से धातु को बचाता है। उसी तरह गैल्वेनीकरण, यसद लेपन एक तरीका है, जंग लगने से बचाने के लिए क्या मतलब है, पेंट भी कर सकते हैं, ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यसद लेपन और मिश्र धातु का उपयोग भी करते हैं। और यसद लेपन क्या है वो हम लोग देख चुके हैं, मिश्र धातु क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। अब अभी जो शुद्ध सोना होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और ये काफी नर्म होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो क्या होगा, 24 कैरेट का होगा, ये काफी नर्म होगा। अब ये इतना नर्म होता है कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आभूषण नहीं बना सकते हैं। यानी कि इतना नर्म होता है कि इसका उपयोग करके हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं। तो इसको कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कठोर क्यों बनाएंगे, ताकि हम लोग आभूषण बना सके या कुछ और वस्तु बनाना हो तो बना सके। तो इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें चांदी मिलाएंगे या तांबा मिलाएंगे, और जो तांबा मिलाएंगे ताकि ताकि हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको कठोर बनाए, यानी मिश्रातु बना रहे हैं, मिश्र धातु बना रहे हैं यहाँ पे भी। अब भारत में जो अधिकांशता है वो 22 कैरेट का सोने का उपयोग करते हैं। हम लोग भारत में 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में हम लोग मूलतः 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 भाग तांबा मिलाते हैं, या 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाते हैं। अगर 18 कैरेट सोना होगा तो क्या बोलेंगे कि 18 भाग है हमारा सोने का, और बाकी जो भाग है 6 भाग उसमें तांबा या चांदी है। ठीक है? अभी हम लोग को एक चीज और जानना चाहिए, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। तो हम लोग का जो जो पहले हम लोग का जो विज्ञान है वो काफी प्रगतिशील विज्ञान रह चुका है, और उसका उदाहरण है कि हम लोग के पास दिल्ली में एक लौह स्तंभ है, एक लौह स्तंभ है। ठीक है? दिल्ली में एक लौह स्तंभ है। अब ये 1600 वर्ष पहले पूर्व
भारत के लौह कर्मी लोग दिल्ली में बनाए थे। अब ये कुतुब मीनार के निकट स्थित है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा, ठीक है? इसमें आज तक जंग नहीं लगा। तो हम लोग जंग लगाने के लिए जंग से बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग का विज्ञान उन्नत रह चुका है और इसका उदाहरण है हम लोग का लौह स्तंभ, जो कुतुब मीनार के निकट स्थित है और इसमें आज तक जंग नहीं लगा और इसका बहुत सारा लोग अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि उस समय ये किस तरीके से इसको बनाया गया, किसमें जंग नहीं लगा। तो इसके साथ हम लोग धातु और अधातु का यह पाठ समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इस पे कुछ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।